हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। तो हमारी जो राजनीति विज्ञान सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है प्रश्न बैंक की, उसका आज ये 10वां पार्ट रहने वाला है और अध्याय है 9 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। तो सबसे पहले विकल्प वाले क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर रहेगा मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जून 1975। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित किया? तो वो तारीख है 12 जून 1975। ठीक है। और फिर 25 जून के दिन क्या लग गया? आपातकाल देश में। फिर सत्यासत्य है। तो पहला प्रश्न है कि 1980 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये असत्य है। ठीक है। अब अगला है, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया, ये भी असत्य है। ठीक है। 42वां था वो। बाबू जगजीवन राम जेपी नाम से प्रसिद्ध राजनेता थे, तो ये भी असत्य है। और अगला प्रश्न है कि 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो ये सत्य है, ये बात सत्य है। ठीक है। तो ये आपके सत्य हो गए। अब आगे देखते हैं हम। देखिए 3 अंकों के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के पश्चात भारतीय संविधान में हुए किन्हीं 4 संशोधनों का उल्लेख कीजिए। यानी कि 1975 में जो इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा करी थी, उसमें क्या क्या संशोधन फिर उन्होंने संविधान में किए, उसका उल्लेख करना है। तो देखते हैं इस उत्तर को। तो ये देखिए, 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के संदर्भ में भारतीय संविधान में निम्न संशोधन हुए। देखिए पहला है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए इस आशय का संवैधानिक संशोधन कराया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। याद रखना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान ही 42वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 42वां हुआ था, है ना, जिसके द्वारा देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। आगे चलकर इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किया जाना था। तीसरा पॉइंट है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान भी किया गया कि आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 वर्ष की समय अवधि के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस प्रकार 1977 के पश्चात 1978 में चुनाव कराए जा सकते थे। फिर अगला है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मूलाधिकारों से अधिक कानूनी बल देने के लिए भी संवैधानिक संशोधन किया गया। संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए और व्यक्ति तथा समूहों के राष्ट्र विरोधी कार्यों हेतु संविधान में दंड के नवीन उपबंध प्रविष्ट किए गए। तो ये सारे संशोधन थे। ठीक है। तो सभी को ये सूत्र को अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला प्रश्न है कि आपातकाल में किस प्रकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया गया? तो देखते हैं आपातकाल से मतलब देश को क्या फायदे हुए लोकतंत्र को, उसको इस उत्तर को हम देखते। तो इसका उत्तर है कि आपातकाल ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को निम्न प्रकार से लाभान्वित किया। पहला पॉइंट है, आपातकाल के बाद थोड़े दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। दूसरा पॉइंट है कि आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए। यानी कि समस्या जब आती है तभी हमें समझ में आता है कि क्या त्रुटि है, तो फिर हम उसको सुधार करते हैं, जिन्हें बाद में सुधार कर लिया गया। अब आपातकाल अंदरूनी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई।
अब 5 अंक के प्रश्न हैं कि आपातकाल के प्रभावों का वर्णन करें कि जब आपातकाल लगा तब क्या क्या हुआ, उसके क्या प्रभाव हुए। तो ये देखिए क्या क्या प्रभाव है। पहला है विरोधियों पर नियंत्रण, कि आपातकाल की घोषणा का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए इनके महत्वपूर्ण नेताओं को पहले ही दिन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दूसरा है मूलाधिकारों का स्थगन, यानी कि जो हमारे नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं उनको स्थगित कर दिया गया, कि आपातकाल की घोषणा के साथ ही नागरिकों के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य स्वतंत्रताएं भी निलंबित कर दी गई। मीडिया पर सेंसरशिप, 25 जून 1975 को लागू आपातकाल के दौरान मीडिया अर्थात समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि पर सेंसरशिप लगा दी गई। इसका तात्पर्य यह था कि समाचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं का प्रसारण शासकीय इच्छा अनुसार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सरकार चाहेगी वही खबर देख सकते थे उस समय आप। पुलिस एवं नौकरशाहों का अमानवीय व्यवहार, कि आपातकाल में सरकार के प्रमुख कर्ता धर्ता पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने शक्ति का मनमाना दुरुपयोग किया और निरपराध जनता को हिरासत में रखकर प्रताड़ित भी किया। अगला है न्यायपालिका पर दबाव। हालांकि भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता हेतु विश्व विख्यात है, लेकिन आपातकाल के दौरान यहाँ भी भारी दबाव में आ गई। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल की घोषणा को उचित ठहराया तथा अवैध रूप से नजरबंद किए गए लोगों की रिहाई में हस्तक्षेप करने से भी मना कर दिया। मनमाने संवैधानिक संशोधन। आपातकाल के दौरान सरकार ने संविधान में 42वें तथा 43वें संवैधानिक संशोधन किए, जिनका उद्देश्य कार्यपालिका अथवा मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की शक्तियों में बढ़ोतरी करना और न्यायपालिका की शक्तियों एवं नागरिक अधिकारों में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करना था। तो ये सारे प्रभाव किसके हुए? आपातकाल के, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये देखिए कि राम मनोहर लोहिया एक समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। उनका मानना था कि समाजवादी लोग सैद्धांतिक राजनीतिक चिंतन छोड़कर व्यवहारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लोहिया की स्पष्ट मान्यता थी कि भारत में सबसे पहले रूढ़िगत समाजवाद आया। वे मानते थे कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं, जिनका समाधान एशियाई तरीकों से ही किया जाना चाहिए। एशिया में जहां आर्थिक समस्याएं विकराल स्वरूप में मुंह खोले खड़ी हैं, वहां पाश्चात्य समाजवादी लोकतंत्र कभी उपयोगी नहीं हो सकता है। लोहिया स्वयं समाजवादी होने के बावजूद मार्क्स को एकांगी मानते थे। वे कहते थे कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी होकर भी दोनों एकांगी तथा हे है। इन दोनों से समाजवाद ही छुटकारा दे सकता है। उन्होंने समाजवाद को भी लोकतंत्र के बिना अधूरा माना था। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र तथा समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परस्पर एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे एवं बेमतलब है। राम मनोहर लोहिया राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर थे तथा ऐसी समाजवादी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी की बराबर की सहभागिता रहे। उनका मानना था कि सार्वजनिक धन सहित किसी भी प्रकार की संपत्ति प्रत्येक नागरिक के लिए होनी चाहिए। लोहिया ने एक ऐसी टीम गठित की जिससे समाजवादी आंदोलन का प्रभाव लंबी समयावधि तक महसूस किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति पर विचारों की विवेचना कीजिए। तो देखते हैं इस उत्तर को। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी। जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक प्रिजन डायरी में समग्र क्रांति संबंधी विचारों को लिखा। समग्र क्रांति से उनका आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन और ऐसी व्यवस्था की स्थापना से था जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। जयप्रकाश नारायण नया मोर्चा बनाना चाहते थे, अतः वे सरकार, समाज, शिक्षा, चुनाव, बाजार तथा विकास की योजनाओं में परिवर्तन चाहते थे। इसी का नाम समग्र क्रांति है। जयप्रकाश नारायण की स्पष्ट मान्यता थी कि 7 प्रकार की क्रांतियों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैचारिक तथा आध्यात्मिक से मिलकर संपूर्ण क्रांति बनती है। इन 7 क्रांतियों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। उदाहरणार्थ सांस्कृतिक क्षेत्र में शैक्षणिक एवं वैचारिक को मिलाया जा सकता है। ठीक है,
जयप्रकाश नारायण ने क्रांति एवं परिवर्तन को एक ही माना। वे व्यक्ति में बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक परिवर्तन और समाज में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। इन दोनों में ही परिवर्तन संपूर्ण क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। समग्र क्रांति जनसाधारण द्वारा ही की जाएगी, परंतु साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जयप्रकाश नारायण ने बताया कि सामाजिक क्रांति सिर्फ अहिंसक साधनों द्वारा ही संभव है। तो इस तरह से आपका यह पार्ट भी पूरा हुआ। अगर हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।